हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे इस न्यू चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और मेरी सारी वीडियोज़ को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो अब हमें फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या डिस्कस करना है। हमें यह फाइंड आउट करना है कि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, एट दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इसके क्या फीचर्स थे और इसके क्या मेन हाईलाइट्स थे। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही या फिर इतनी कम ग्रोथ हो रही है कि वो विजिबल भी नहीं है। सो एन इकोनॉमी विद लिटिल और नो ग्रोथ। स्टेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें या तो बहुत ही कम ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ पॉसिबल हो ही नहीं पा रही। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। इट मीन्स इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें कोई भी ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी या फिर ग्रोथ इतनी कम थी कि वो विजिबल ही नहीं थी। सो आपको डाटा यहां पर लर्न करना होगा और ये रिवाइज करके अपने माइंड में सेव करना होगा। हमें दिया हुआ है ईयर 1860 से लेके 1925 तक जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 0.5% पर एनम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर पर्सन इनकम। सो इंडिया की जो पर पर्सन इनकम में ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.5% थी, जो कि डिक्रीज होके 0.1% तक आ चुकी थी इन बिटवीन 1925 टू 1950। सो ये डाटा आपको रिमाइंड रखना होगा ताकि आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो उसको आप एक डाटा भी प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसको हम बैकवर्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को बोलते हैं जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो होती है। सो इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम थी और हमें डाटा गिवन है 1947 से 48 के बीच में। 1947 से 48 के बीच में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो 230 रुपीज़ थी। इट मीन्स इंडिया का पर पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा था पर ईयर में? 230 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम थी। सो इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, इसमें पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम थी, पॉवर्टी भी थी। यहाँ के इंडिविजुअल्स के पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। वो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। उनकी बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान, उसको भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, इतनी कम इनकम थी उनकी। थर्ड फीचर हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करती थी बाय यूजिंग जमींदार लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके साथ साथ एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही बैकवर्ड था। बैकवर्ड इसलिए था क्योंकि इंडिया की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। उसको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता था? एग्रीकल्चर से। लेकिन एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन थी ग्रोथ के ऊपर वो सिर्फ 50% थी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का 50% एग्रीकल्चर सपोर्ट करता था। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी तो भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो जीडीपी के प्रति कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की, वो सिर्फ 50% थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही लो थी और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी, हाई क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल नहीं थे, इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती थी। और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम कम जनरेट होगी, और अगर इनकम कम जनरेट होगी तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द जीडीपी वो भी कम ही होगा। सो यहाँ पर आपको डाटा प्रेजेंट करना होगा। वीट की प्रोडक्शन जो थी वो 660 kg थी पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट राइस की जो प्रोडक्शन थी वो थी 665 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही लो थी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। सो इसको भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। जो ब्रिटिशर रूलर्स थे वो इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट तो करते ही थे,
इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री थी इंडिया की वो बहुत ही बैकवर्ड थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक एज वेल एज हैवी इंडस्ट्रीज दोनों ही अवेलेबल नहीं थी। ना ही बेसिक इंडस्ट्रीज थी जो बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करती है, ना ही हैवी इंडस्ट्रीज थी जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। सो क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते थे, इसीलिए जितनी भी कैपिटल गुड्स होती थी वो कहाँ से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी? फॉरेन से। कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मशीनरीज, जिसको यूज करके हम अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इंडिया में ऐसे कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे जिसकी हेल्प से हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ruined बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सो जो भी हमने हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी इंडिया में, उसको भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने तबाह कर दिया था, ruined कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था। और इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल इंडिया के पास अवेलेबल होता था उसको वो अपनी कंट्री में ले जाते थे, ब्रिटिश में, ब्रिटेन में, और उसको यूज़ करते थे फिनिश गुड्स बनाने के लिए। और जब फिनिश गुड्स बन जाती थी तो उन्हीं गुड्स को इंडिया में सेल करते थे चीप प्राइसेस पर, जिसकी वजह से जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो ruined हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। सो नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है पॉवर्टी। इट मीन्स 1947 से पहले इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है वो बहुत ही हाई थी। अप्रॉक्सीमेटली 30% से भी ज़्यादा इंडियन पीपल्स पॉवर्टी लाइन के अंडर रहते थे, यानी वो बहुत ही पुअर थे। वो इतने पुअर थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। और इसका मेन रीज़न क्या था? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी, और अनएम्प्लॉयमेंट किसको लीड करती है? पॉवर्टी को। और ये भी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी थी? 230 रुपीज़ पर एनम, जो कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही पुअर था। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड किया जाता है? रेल लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एटसेट्रा। ये सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किए जाते थे वो बहुत ही पुअर थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी। इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी वो वेरी पुअर थी, बहुत ही लो थी। और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास ये डाटा गिवन है। 1948 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी थी? 2100 मेगावाट्स, जो कि बहुत ही कम थी। लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस 53,596 किलोमीटर्स, और पक्का रोड्स इसकी लाइंस कितनी थी? 1,55,000 किलोमीटर्स, जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले ये सिचुएशन थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी, इसकी वजह से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हमें क्या करने पड़ते थे? इंपोर्ट करने पड़ते थे। हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, कंज्यूमर गुड्स, जो इंडिया में डेवलप किए ही नहीं जाते थे। उसके लिए भी हमें किनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था? फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सीविंग मशीन्स, मेडिसिन्स, केरोसिन ऑयल, बाईसाइकिल्स। सो जो हैवी प्रोडक्ट्स थे, जो कैपिटल गुड्स थी, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉरेन के ऊपर तो डिपेंड रहना ही पड़ता था, लेकिन कुछ कंज्यूमर गुड्स भी हैं जिसके लिए हमें फॉरेनर्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। सो 1947 से पहले इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंड करती थी इंपोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सो इट मीन्स इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो विलेजेस में ही रहती थी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। अगर डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1948 के अकॉर्डिंग जो रूरल पॉपुलेशन है वो थी 86%, और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है सिर्फ 14%। इट मीन्स ज़्यादातर इंडिविजुअल्स जो हैं वो विलेजेस में रहते थे, यानी रूरल एरियाज में, और 14%
अर्बन एरियाज में रहते थे जो कि टाउन्स में इंक्लूड किए जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को मिक्स किया जाता था। अब आपको दोनों ही इकोनॉमी में डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास आती है फ्यूडल इकोनॉमी और सेकंड हमारे पास आती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है, बिल्कुल प्राइवेट डिसीजंस अपने ले सकते हैं। और फ्यूडल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था और कुछ पोजीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती थी जिसमें बिल्कुल फ्रीडम होती थी, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। सो इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। कॉलोनियल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है। जैसे कि इंडिया में 1947 से पहले किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का। सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये इंडिया, कंट्रोल किसका है? ब्रिटिशर्स का। इंडिविजुअल कौन से हैं? इंडियंस। सो अगर इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल है तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है 1947 से पहले या फिर 1947 तक है। इंडिया के ऊपर किसका कंट्रोल था? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का। सो इसलिए इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी थी? कॉलोनियल इकोनॉमी, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिटिश पर्सन्स का कंट्रोल था। सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडियन इकोनॉमी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी जिसको कि एक्सप्लॉइट करते थे ब्रिटिशर्स। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले की इकोनॉमी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।